इस सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग का फ़ायदा मोस्टली हम यहाँ बात करेंगे, और कंपाउंडिंग का नुकसान हम किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए उस पार्ट में थोड़ा बहुत बताएंगे। सबसे पहले कंपाउंडिंग का फ़ायदा क्या होता है, नॉर्मल से भाषा में समझते हैं कि मान लो कि आपको 12% कोई भी रिटर्न दे रहा है कंटिन्यूस हर साल, कंपाउंडेड एनुअली। कहने का मतलब है कि हर साल आपको 12% रिटर्न दे रहा है, तो हर 6 साल में वो पैसा डबल हो जाएगा। 72 का रेशियो होता है, अज्यूम किया जाता है कि 72 डिवाइडेड बाय जितना परसेंट मिल रहा है वो कर देगा, तो जितना साल है उतना में डबल पैसा हो जाएगा। समझा? कहने का मतलब कि 72 एक नंबर फैक्टर लिया गया कि 72 डिवाइडेड बाय जितना परसेंट तुमको मिल रहा है, 12% मिल रहा है तो नीचे 12 लिख दो, भाग हमारा कितना होगा 6, तो 6 साल में पैसा डबल। एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, अब ऐसा नहीं है कि 72 डिवाइडेड बाय कहीं 100% मिल रहा है तो उल्टा हो जाएगा, तो एज्यूम किया जाता है कि लगभग उतना होगा। तो मान लेते हैं कि तुम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ 12% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, 12% के आसपास रिटर्न मिल रहा है तो 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। जब 6 साल में पैसा डबल हो गया तो अभी एज हो रहा है, मान लेते हैं मेरा 24 साल हो रहा है, तो हम 24 नहीं 26 साल हो रहा है लगभग, तो आज से हम 36 साल तक नॉर्मली कंफर्टेबली हम जी लेंगे, हम काम कर लेंगे, तो उतना तक हम अपना जो डेली का कमाई है उससे हम चला लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 1 लाख रुपये अभी निकालते हैं, ठीक, और किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ हमको 12% रिटर्न मिले। आप बोलोगे कि 12% रिटर्न कौन देता है? रिटर्न तो मिलता है लेकिन बहुत आदमी को पता रहता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। नॉर्मल सी बात है कि बहुत व्यक्ति बस क्या जानता है कि पोस्ट ऑफिस में रख दो या बैंक में रख दो, और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का जगह है जो उनको नहीं पता रहता। तो है ऑप्शन जहाँ 12% या 12% से ज़्यादा भी रिटर्न मिलता है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी बेसिक समझते हैं कंपाउंडिंग को। जहाँ हम 12% मिल रहा था तो 6 साल में डबल हो गया, 36 साल हम डबल करने का पावर रखते हैं। अभी मेरा 26 हो रहा है तो 62 एज तक 6 बार डबल कर सकेंगे हम पैसा को। हाँ, तो 6 बार डबल करेंगे तो मान लेते 1 रुपया पहला 6 साल में हो गया 2 रुपया, दूसरा में हो गया 4, तीसरा में हो गया 8, 16, 32, 64, 1 रुपया मेरा हो गया 64 रुपया, 64 रुपया हो गया। तो 64 रुपया 1 रुपया मेरा कन्वर्ट हो रहा है। तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जितना चाहे उतना ज़्यादा अमाउंट रख सकते हैं। ये तुम पे मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट शुरू में रखना चाहते हैं। अगर ठीक से नहीं समझ में आया कंपाउंडिंग तो फिर से बता देते हैं। एक कहानी जो बहुत पुराना कहानी है, एक आदमी जो चेस बनाता है, तो राजा बहुत खुश हो जाता है चेस गेम देख के, कि बहुत सोचता है कि हम इसको गिफ्ट दे के भर दें। तो जो चेस बनाया हुआ रहता है वो भी बहुत चतुर रहता है। वो क्या करता है कि राजा से भी डिमांड करता है कि हमको एक चावल का दाना पहले बॉक्स में, और हर बढ़ते हुए बॉक्स के साथ वो चावल डबल होता जाना चाहिए, और जो आखिरी बॉक्स में जो चावल आएगा उसको बस हम ले लेंगे, बस इतना ही बोलता है। राजा भी बहुत खुश हो जाता है, वो सोचता है कि इतना चावल तो आराम से तुरंत हो जाएगा। वो तुरंत मुंशी को बुलाता है, वो बोलता है कि तुरंत कैलकुलेट करो। मुंशी जब कैलकुलेट करने बैठता है तो उसका वैल्यू आता है लगभग 18 गुना 10 का पावर 18 ट्रिलियन। कहने का मतलब कि मुंशी उसको बताता है कि इतना चावल प्रोड्यूस करने में पूरा पृथ्वी को कई सौ साल लग सकता है। एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला, लेकिन बोला कि कई सौ साल लग सकता है। तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मान लेते हैं कि 64 बार पैसा को डबल करने का पावर किसी का नहीं है, ठीक है। 64 बार कोई डबल नहीं कर सकता। 64 बार डबल करने के लिए हर साल भी अगर कोई डबल करना चाहे तो 1 साल से उसको 64 साल लग जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 64 साल तक कोई अपना पैसा डबल करे। हम लोग के पास जो पॉसिबिलिटी है वो है हम 10 बार तक अपना पैसा को डबल कर सकते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट का रिकॉर्ड है कि वो 20% कंपाउंडेड एनुअल दे रहे हैं, तो लगभग अगर देखा जाए तो वो डबल कर ले रहे हैं अपना पैसा को 3.5 साल में, 3.5 4 साल में डबल कर ले रहे हैं, ठीक है। 4.5 साल में डबल कर लिए तो वो 10 बार आराम से डबल कर सकते हैं। तो रिटर्न देखते हैं क्या होगा। 10 बार कोई आदमी अगर डबल कर लेता है पैसा को तो 1 रुपया उसका हो जाएगा 1000 गुना। कैसे? पहला मान लेते 5 साल में डबल कर रहा है तो 50 साल लगेगा उसको 10 बार डबल करने में। तो पहला 5 साल में हो गया 2 रुपया, दूसरा में हो जाएगा 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। जो मेजर पैसा बना वो बाहर बना, मतलब आखिर में ज़्यादा पैसा बना। बोलने का मतलब यही है कि जितना लंबा टर्म तक जाएगा, अगर और 5 साल कर देने से वो 2000 गुना भी हो जाएगा। बस 5 साल में 2000 गुना। इधर 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, लगेगा कि कुछ बना नहीं, लेकिन आखिरी का जो 5 साल है उसी में उतना बन जा रहा है। तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा यही है कि जब तक पैसा को रखा जाएगा वहीं पे उसको यूज नहीं करना है, तब तक वो कंपाउंड करता जाएगा, फ़ायदा दिखेगा आखिरी में। यही है कंपाउंडिंग का फ़ायदा। अब बात करते हैं कि बहुत कोई का होगा जो गोल अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि बच्चा का पढ़ाई करने का गोल हो सकता है। आप लोग का शादी नहीं हुआ मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आज न कल शादी हो, तो बच्चा को पढ़ाने का गोल हो सकता है, नॉर्मल सा बात है। तो मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि अपना बच्चा का पढ़ाई में आपको 40 लाख या 50 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप आज से मान लेते हैं 20 साल में 24 से 25 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो उसके लिए अगर अभी आप 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं, मात्र 5 लाख रुपया, तो आज से लगभग 20 साल बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, 20 साल में आपका बेटा कॉलेज जाने लगेगा या बेटी कॉलेज जाने लगेगी, तो 20 साल में आप किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ 5 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो 4 डबल होगा। 4 डबल होगा तो 5 लाख हो गया पहले, 10, 20, 40, 80 लाख। तो 80 लाख रुपये हमको लगता है इनफ होगा आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, डिपेंड कि आप पढ़ाना कहाँ चाहते हैं। इंडिया में पढ़ाना चाहते हैं तो हमको लगता है कि 80 लाख काफ़ी होगा किसी की भी पढ़ाई के लिए। तो ये नॉर्मल कंपाउंडिंग का फ़ायदा आप अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं ये मैंने बताया। और जहाँ तक बात है 64 बार का, तो वो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल है मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि कैसे 1% का अंतर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। कहने का मतलब कि मान लेते हैं आप किसी ऐसे जगह पैसे को इन्वेस्ट किए हैं जहाँ आपको 12% रिटर्न मिल रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो किसी और जगह इन्वेस्ट किया है जहाँ 13% रिटर्न मिल रहा है। दोनों का लगभग सेम फंड में चल रहा है, मतलब सेम जगह वो लगभग पैसा दिए हुए हैं, मतलब म्यूचुअल फंड में ही दिए हुए हैं, और लेकिन फंड हाउस दोनों का अलग अलग है। तो जो व्यक्ति 12% को मिल रहा है वो अगर 30 साल तक पैसा रखता है 1 लाख रुपये, तो उसका पैसा हो जाएगा 30 लाख रुपये। और जो व्यक्ति 13% ऐसा जगह रख रहा है जहाँ उसको 13% मिल रहा है, तो उसका हो जाएगा 39 लाख। बस 1% का अंतर कैसे 9 लाख का अंतर कर दे रहा है। आपने देखा कैसे हो रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचे रिटर्न दे रहा हो उसमें जाके इन्वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा ऊंचा जो रिटर्न दे वो भी खराबी है। मेरा बेसिक बोलने का मतलब यही है कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदे, आपने अभी तक कोई म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा होगा मैं मानता हूँ, या खरीदे भी होगे तो आपको एक टर्म पता होगा, एक्सपेंस रेशियो। नहीं पता तो मैं बता दूँ कि एक्सपेंस रेशियो वो टर्म होता है जो आप कभी भी किसी को पैसा देते हैं तो वो चार्ज करता है उस फंड को चलाने के लिए। मान लो कि आपने 1000 रुपया दिया SBI को, तो SBI क्या करता है कि एक फंड मैनेजर बैठाता है और वो उसको कुछ पैसा देता है, 1% 2% जो आपने पैसा दिया उसको वेतन मिलता है, एक तरह से कह सकते हैं, उसको चलाने के लिए, उस फंड को चलाने के लिए। तो आप किसी ऐसे फंड में घुस जाते हैं जहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है और वो ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। मान लेते हैं कि 2 फंड है और दोनों का रिटर्न है 15-15%, लेकिन एक्सपेंस रेशियो की वजह से एक का एक्सपेंस रेशियो 1% और दूसरे का एक्सपेंस रेशियो 2%। तो एक को मिल रहा है 14% और एक को मिलेगा 13%। दोनों का रिटर्न सेम था, लेकिन एक्सपेंस रेशियो होने की वजह से 1% का अंतर हो गया। और कैसे 1% का अंतर आपको 9 लाख का अंतर कर दिया, आपने देखा। तो मेरा बेसिक बोलने का मतलब यही था कि जब भी आप फंड खरीदे एक्सपेंस रेशियो को थोड़ा ध्यान में रखें। लेकिन और एक चीज़ है कि एक्सपेंस रेशियो देख कर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी डॉक्टर के पास उसका चार्जेस देख के नहीं जाते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास उसका काबिलियत को देख के। तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होगा तो मे बी वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, मे बी उसका कॉम्पिटिबिलिटी ज़्यादा होगा स्टॉक मार्केट के थ्रू। कहने का मतलब कि वो ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, ऐसा नहीं देगा ही लेकिन दे सकता है, उतना काबिलियत रखता होगा शायद। तो ये चेक करना आपका जिम्मेदारी है। मेरा बस बोलने का मतलब यही था कि एक्सपेंस रेशियो आपको देखना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइम फैक्टर का। टाइम फैक्टर का बात तो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि कैसे कोई व्यक्ति 25 साल इन्वेस्ट कर रहा है और कोई व्यक्ति 30 साल इन्वेस्ट कर रहा है और हर 5 साल में पैसे को डबल कर रहा है। तो जो व्यक्ति 25 साल तक इन्वेस्ट करता है वो अपना पैसे को मान लेते हैं कि 5 बार डबल किया। तो 5 बार डबल किया तो पहला बार हो गया 2 रुपया, 4, 8, 16, 32 गुना किया। जबकि जो 30 साल इन्वेस्ट किया वो अपना पैसे को 64 गुना कर लेता है। तो कैसे बस 5 साल में उससे दुगुना कर लिया पैसा, सेम जगह इन्वेस्ट किया, बस टाइम ज़्यादा दिया तो उसका पैसा दुगुना हो गया। तो जब भी ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैसे वॉरेन बफेट ने 10 बार से भी ज़्यादा अपने पैसों को कंपाउंड किया है। बस यही एग्जाम्पल को मैं यहाँ बताना चाहता था। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग हैं जो पैसे को अपना कंज्यूम करते जाते हैं। अब 2 व्यक्ति का कहानी बता रहा हूँ। सबसे पहला व्यक्ति, दोनों व्यक्ति ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया सेम फंड में जहाँ उसको 15% रिटर्न मिल रहा था। पहला व्यक्ति क्या करता है कि हर साल वो 15% उसको मिल रहा था उसको कंज्यूम कर लेता है, यूज कर लेता है, कोई खरीदारी करता है या उसको जो जैसे यूज करना था वो कर लेता है, ख़त्म कर देता है उसको। तो पहला व्यक्ति जो था हर साल ऐसे कर रहा था, हर 10 साल तक कंटिन्यूअस करता रहा। तो जब वो 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो पहला साल 15,000 उसको मिला, वो उसको कंज्यूम कर लिया। दूसरा साल भी मिला, 15,000 कंज्यूम कर लिया। ऐसे करते वो 10 साल तक पूरा कंज्यूम कर लेता है। वही उसका एक दोस्त रहता है, वो सेम फंड में इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो क्या करता है कि जो उसको पैसा मिलता है उसको री इन्वेस्ट करता जाता है। पहला साल उसको 15,000 मिला, वो क्या किया, उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दिया। तो दूसरा साल उसको 15,000 प्लस 15,000 में 2,000 कुछ रुपया फिर से मिलेगा, तो वो फिर से उसको री इन्वेस्ट कर देता है। ऐसा करते करते वो 10 साल तक कंटिन्यूस री इन्वेस्ट करता रहता है। तो पहला जो फ्रेंड था ये था वो जो कंज्यूम कर लेता था, उसको ओवरऑल 10 साल में कितना रुपया मिला होगा, कोई गेस, कोई नंबर? 15,000 गुना 10 कितना हुआ, 1.5 लाख। और उसका अपना अमाउंट जो था उसको मिल गया 2.5 लाख रुपया मिला। 2.5 लाख रुपये पहला वाला जो कंज्यूम कर रहा था बस उसको उतना मिला। अब जो दूसरा फ्रेंड है उसका बारे में देखते हैं।
5 साल में पैसा डबल हो जा रहा था, 2 बार डबल हो गया 10 साल में। तो जो 1 लाख था वो पहला 5 साल में हो गया 2, दूसरा बार में हो गया 4। 2.5 लाख एक को मिल रहा है, 2.5 लाख एक को मिल रहा है 4 लाख। अंतर दिख रहा है। अभी तो मात्र 10 साल हुआ, इसको अगर 10 साल और कर दे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो यही है बेसिक कंपाउंडिंग। तो मेरा बेसिक कहने का मतलब यही था कि कैसे बेसिक स्मॉल परसेंटेज 1% का अंतर इतना वाइड मार्जिन क्रिएट करता है, और कैसे टाइम फैक्टर इतना वाइड मार्जिन क्रिएट करता है। ये 2 चीज़ बस समझाना है कंपाउंडिंग में। होप आपको समझ में आया होगा। और एक कंसेप्ट इसमें समझाते हैं, शायद हो कि आप सब ने इसके बारे में सुना ना हो, मैं भी सुना हो पता नहीं, लेकिन बहुत कोई है जो ट्रेडिंग करते हैं, बहुत कोई है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडिंग करना ख़राब नहीं है, ना ही ट्रेडिंग नहीं करना ख़राब है। बहुत कोई सोचते हैं कि ट्रेडिंग करना ख़राब है। मैं सोचता हूँ कि ट्रेडिंग करने का मतलब समझ रहे हैं कि स्टॉक्स को खरीदना और कुछ दिन में बेच देना, देखना नहीं कि वो कंपनी कैसा है। तो बहुत कई मेरे पास अप्रोच करते हैं जो वो पैसे बना रहे होते हैं। जैसे अभी थोड़ा बहुत बुल मार्केट चल रहा है तो वो सब पैसे बना रहे हैं, तो वो मुझे अप्रोच करते हैं, पूछते हैं टिप्स फॉर लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि वो पैसे बना लें। लेकिन मेरे हिसाब से उनको क्या करना चाहिए कि ट्रेडिंग कर रहे वो ठीक है, वो कंटिन्यूस पैसा कुछ 1000-5000 रुपये निकाल सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन होता ये है कि जब हमारा बिहेवियर है, जब हम बिहेवियर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि हमारा जो बिहेवियर है, जब हम 500 रुपये वहाँ से निकालते हैं ट्रेडिंग करके, तो हम और ज़्यादा पैसा उसमें जाके इंटर कराते हैं ताकि हम और ज़्यादा खरीदारी कर सकें। जिससे होता ये है कि हम गए थे 1 लोटा पानी निकालने, तैराकी लगाने का चक्कर में नदी के बहाव में निकल गए और सब पैसा डूब जाता है। नॉर्मल सा कंडीशन यही होता है ट्रेडिंग में। अगर आपका बिहेवियर आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा तो ट्रेडिंग में आप अपना पूरा का पूरा पैसा डुबा दीजिएगा। तो इन्वेस्टमेंट में इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे अंतर कैसे है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में बेसिकली कुछ 1000 रुपये कमाया जाता है, आप 100 रुपये लगाते हैं ताकि आप 2 रुपये कमाई कर सके। लेकिन इन्वेस्टमेंट में 100 रुपये लगाया जाता है ताकि 1000 रुपये का कमाई हो सके। यही अंतर है बेसिक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। जो व्यक्ति ट्रेडिंग करता है वो कंटिन्यूस अगर मेहनत करता है ज़िंदगी भर, तो हमको लगता है कि वो ज़िंदगी भर कमा के शायद करोड़ रुपये तक भी पहुंच जाए, शायद। लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि एक सर्कल की तरह है, कुछ महीना वो पैसा कमाएगा, कुछ महीना वो पैसा खो देगा, मतलब फाइनली आके वो जीरो पे ही होता है और घूमता रहता है उसी सर्कल के अराउंड। कभी पैसा रहेगा, कभी पैसा नहीं रहेगा। तो ट्रेडिंग करने का बेसिक घाटा यही होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कंटिन्यूस उसका पैसा डबल होता जाता है, जैसे कि 50 साल में 1000 गुना भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग करना आप कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग करने में ओवर इन्फ्लुएंस मत हो जाइएगा मार्केट से कि अभी पैसा बन रहा है तो अपना सारा पैसा लगा दो। उससे आप पैसा अपना पूरा का पूरा खो सकते हैं। इससे बेटर होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें कुछ पैसे को, ताकि आपका लॉन्ग टर्म में वो पैसा बना के दे। शॉर्ट टर्म में आप उससे पैसा कुछ निकाल लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसे को सिक्योर कीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कीजिए। तो आप अपने पैसे को देखिएगा कि आप दिन भर काम करके पूरे ज़िंदगी में 1 करोड़ कमा रहे थे। जब आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा 1 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 50 साल के लिए, कोई नहीं चाहता कि 50 साल के लिए इन्वेस्ट करें, उतना लंबा कोई सोचना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एज्यूम करते हैं कि 50 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 1 लाख रुपये 10 करोड़ के आसपास कन्वर्ट हो सकता है, बिना दिमाग लगाए हुए। आपका बस कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इतना होना चाहिए कि आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाए। तो होप आपको ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको ये कंसेप्ट बाद में कभी अगर आप देखिएगा तो आपको ये समझ आएगा। वीडियो यहीं तक था कंपाउंडिंग। जैसे पहले होता था कि पोस्ट ऑफिस देता था 3 साल में डबल, फिर धीरे धीरे वो 4 साल में डबल करने लगा, फिर 5 साल, अभी जैसे हो गया 10 साल 4 महीने में डबल देता है। तो आप बोले कि 6 साल में पैसा डबल होगा, तो आने वाला समय में तो 6 साल से ज़्यादा बढ़ जाएगा ना समय, तो उसमें कैसे होगा? 64 गुना तो होगा नहीं। आपका बेसिक क्वेश्चन यही है कि पोस्ट ऑफिस पहले 5 साल में डबल देता था, 5 साल 6 महीना ऐसे कुछ देता था, फिर बढ़ के वो 6 साल हुआ, 7 साल हुआ और अभी बढ़ के वो 10 साल के आसपास पहुंच गया है। आपका कहना है कि हम किसी ऐसे जगह कैसे रखें, हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि 5 साल में कंटिन्यूस डबल होगा। आगे मैं बताऊंगा कि एसेट एलोकेशन होता है, 4 तरीके का बेसिक एसेट एलोकेशन होता है। एक होता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है कमोडिटी जिसमें गोल्ड और सिल्वर आता है, तीसरा होता है रियल एस्टेट और चौथा होता है स्टॉक मार्केट। अगर आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ही आता है RD FD जो भी आप देख रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस का जैसे आपने बात किया कि पोस्ट ऑफिस में पहले 5 साल में रिटर्न दे रहा था डबल और अभी अब 10 साल हो गया, तो मेरा पैसा तो हम स्ट्रेच कर जा रहा है टाइम, हम तो अपना गोल रीच नहीं कर पाएंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको इन चारों में अपना जो भी पैसा है उसको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक में आप रखिएगा, सोचिएगा कि मेरा जो भी गोल है वो पूरा हो जाए। अगर आप यंग है तो मैं चाहूँगा कि आप सारा पैसा स्टॉक मार्केट में रखें, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन होगा लेकिन रिटर्न उसका कंटिन्यूस हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू इन तीनों से अगर कंपेयर किया जाए। तो जहाँ तक बात है 5 साल में डबल करने का पोस्ट ऑफिस का, तो अगर आप उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न देखिएगा
तो वो उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न बस आपको क्या बोले, एक तरीके से इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। कहने का मतलब कि अगर इन्फ्लेशन 10% है तो पोस्ट ऑफिस भी 10% के आसपास रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। अगर इन्फ्लेशन 12% हो जाता है तो पोस्ट ऑफिस का रिटर्न भी लगभग 12% के आसपास होगा। तो ओवरऑल वो इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। जितना इन्फ्लेशन रहेगा लॉन्ग टर्म में उतना ही वो रिटर्न देगा। आप लॉन्ग टर्म में चेक करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन जितना होगा लंबे समय में उतना ही रिटर्न देगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि हम अपना सारा पैसा किसी एक जगह रख दें। आपको एसेट एलोकेशन करना होगा ताकि आपका पैसा बढ़िया से हर तरीके से ग्रो करे, चाहे उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा रहे या रियल इस्टेट का प्राइस ज़्यादा रहे या कमोडिटी का प्राइस बढ़े। अगर आप ओवरऑल रिटर्न देखिएगा, ये तो मैंने बताया कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का जो कि इन्फ्लेशन के आसपास रहता है। अगर आप गोल्ड का देखिएगा तो गोल्ड का 100-150 साल का रिटर्न मात्र 2 से 2.5% रहा है। तो ऐसा तो नहीं बोला जा सकता कि गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अगर पिछला 40 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उसका रेट ऑफ रिटर्न लगभग 13 से 14%, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर रियल इस्टेट का बात करें तो ये 10 से 12% रिटर्न देता है नॉर्मल केस में। लेकिन अगर आप इसका एक्सेप्शनल कंडीशन देखिएगा, जैसे कि वहाँ से कुछ रास्ता पार हो जाता है, स्कूल खुल जाता है, कॉलेज खुल जाता है, उस केस में अचानक जंप हो जाता है, तो वो सब कंडीशन थोड़ा अलग हो जाएगा। बेसिक कहने का मतलब यही है कि आपको एसेट को एलोकेट करना पड़ेगा। इसमें आप इन चारों में आपको कुछ कुछ पैसा अलग अलग में रखना होगा ताकि आपका पैसा कभी डूबे भी नहीं और आपको हमेशा रिटर्न मिलता रहे। समझ में आ गया? जैसे आपने बताया कि 4 एसेट्स होता है, उसमें एक रहता है पोस्ट ऑफिस, फिक्स्ड इनकम होता है, गोल्ड होता है, फिर लैंड होता है और स्टॉक होता है। तो गोल्ड जो ये बीच में है जो भी, वो स्टॉक मार्केट का गोल्ड होता है कि हमको मार्केट से गोल्ड उठाना चाहिए? अगर आप मार्केट से गोल्ड उठाइएगा तो उसका आपको चार्जेस, बनवाने का चार्ज लगेगा, उसको रखने का आपको पैसा लगेगा, आपको रखने के लिए घर में आपको सिक्योरिटी बनाना पड़ेगा, उसमें पैसा लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप गोल्ड बॉन्ड खरीद लें। गोल्ड बॉन्ड खरीदने का फ़ायदा ये होगा कि आपको 2% के आसपास गोल्ड बॉन्ड में रिटर्न गवर्नमेंट बोला है कि देंगे, और आप उसको जब चाहें तब कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड में। प्लस जो अप्रिसिएट करेगा गोल्ड का प्राइस वो आपको मिलेगा ही। प्लस तो ये 2 फायदा होगा। प्लस आपको रखने का झंझट नहीं होगा, बस एक पेपर होगा जो आप कहीं भी रख सकते हैं। तो आपको 2-3 फायदा है गोल्ड बॉन्ड खरीदने का। अगर आप यूज करना चाहते हैं गोल्ड को तो आप बाद में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि हम डायरेक्ट गोल्ड खरीद ले, उसी को यूज करें, मतलब रख ले और वही मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, तो में भी आपको बाद में कुछ दिक्कत हो सकता है, चोरी हो जाए, कौन जानता है क्या होगा। और कुछ सवाल? नहीं और कुछ।